मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इको टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप का इको टूरिज्म का इनडायरेक्टली आपका जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित एक कंप्लीट क्लास होने वाली है। आपकी कंप्लीट आपके सामने वन शॉट क्लास होने वाली है। इसके अंदर अपन कंप्लीट रिवीजन करेंगे। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके सामने। समझ में आ गया? साथ के साथ अगर आप ये वीडियो पूरा देखना चाहते हो तभी आपको इको टूरिज्म का पूरा नॉलेज होगा और लगभग परसेंट आपको पता है मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट से लगभग परसेंट सेम टू सेम आते हैं। एक बात और, अपन सबने एक चैलेंज ले रखा है कि अपन सबको मिलकर सभी को मिलकर 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। कितने सब्सक्राइबर पूरे करने हैं भाई? 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने का एक टारगेट ले रखा है। तो आप सभी मिलकर जो चैनल का सब्सक्राइब वाला बटन है वो दबाओ और अपने दोस्तों को भी भाई सब्सक्राइब करने के लिए बोलना आपको। साथ के साथ नीचे की तरफ आपके सामने जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर प्रोडक्ट है वो आप खरीद लो। साथ के साथ काफी बच्चों का सवाल रहता है, सर जो इको टूरिज्म की आप क्लास पढ़ा रहे हो इस क्लास के हमें नोट्स चाहिए, तो फ्री में नोट्स कहां पर मिलेंगे? तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप फ्री में क्लास प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का बाकायदा लिंक दे रखा है। जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद में आपको ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन जो लिखा है इस पे क्लिक करना है और उसके बाद में नीचे की तरफ फाइल वाले सेक्शन पे आना है। कौन से सेक्शन पे आना है? फाइल वाले सेक्शन पे आना है और यहाँ पर क्लिक करना है और फिर सर्च करना है कोने में जाकर। कहां पर? कोने में जाकर आपके सामने सर्च करना है SEC। जैसे सर्च करोगे तब यहाँ पर एक पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, SEC थर्ड ऑल सब्जेक्ट शेखावाटी यूनिवर्सिटी के नाम से पीडीएफ। और आप इसको खोल लेना और खोलने के बाद में यहाँ पर कुछ जो पेज नंबर है 32 या 33, 31 नंबर पेज नंबर पे आ जाना भाई। कितने नंबर पे? सॉरी 32 नंबर पेज पे आ जाना। आपके सामने ये जो पूरे नोट्स हैं वो आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। समझ में आ गया? तो 32 नंबर पेज को खोलकर भाई पढ़ना शुरू कर देना। 32 नंबर पेज नंबर से आपको सारा कंटेंट है वो देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। कम प्रसिद्ध तथा अल्प अन्वेषित जो क्षेत्र होते हैं उसमें इको टूरिज्म की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। मतलब जो क्षेत्र कम आपके सामने प्रसिद्ध है और अल्प अनवेंशित क्षेत्र है उसमें इको टूरिज्म की समय क्या स्थिति है उसके बाद में मूल्यांकन करना है और इको टूरिज्म की जो क्षमता है उसका भी विश्लेषण करना है। जो इको टूरिज्म होता है उसकी क्या क्षमता है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। वर्तमान स्थिति की बात करें, भारत में कई अल्प अन्वेषित क्षेत्र हैं जैसे उत्तर भारत के दूरस्थ गांव या मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद पर्यटन के नक्शे से गायब है। अल्प अन्वेषित क्षेत्र कौन से होते हैं? वो क्षेत्र होते हैं जो खूबसूरत तो बहुत है, जहां पर अगर एक बार लोग पहुंच जाए, उनको अगर पॉपुलैरिटी मिल जाए ना तो आपके सामने काफी लोग वहां पर क्या करें, अगर उनको अच्छे से पॉपुलैरिटी मिल जाए तो काफी लोग वहां पर क्या करें, विचरण करने चले जाएं और काफी लोग वहां पर आपके सामने जो उस जगह को देखने के लिए चले जाएं। वर्तमान में इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे जैसे सड़क व होटल की कमी है। क्यों यहाँ पर इतना ज्यादा पर्यटक नहीं जाते हैं? क्यों यहाँ पर पर्यटकों की कमी देखने को मिलती है? क्योंकि इन जो क्षेत्र है यहाँ पर बुनियादी ढांचा, मतलब कोई भी इंसान अगर कहीं पर जाए तो उसको कम मिनिमम कुछ ना कुछ चीजों की तो जरूरत होती है ना। तो बुनियादी ढांचा जैसे सड़क व होटल की कमी है। किसकी कमी है? सड़क और होटल है वो आपके सामने बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, उनकी भारी कमी है। लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। क्यों है ये सबसे बड़ी ताकत? क्योंकि भाई एक बात बताओ, कोई जगह ज्यादा पॉपुलर होगी तो सब ज्यादा जनसंख्या जाएगी तो उठेगी जो पर्यटन। अब शिमला है, मैसूरी है, अब वहां पर जाता है, अब उनकी उतनी खूबसूरती नहीं रही। क्यों? वहां पर पर्यटकों ने जा जाकर आपके सामने क्या कर दिया है, जो उसकी नेचुरल प्राकृतिक खूबसूरती थी उसको नुकसान पहुंचा दिया है। यहाँ का वातावरण प्रदूषित नहीं और स्थानीय संस्कृति अक्षुण्ण है, मतलब अक्षुण्ण है। अगर लोग ज्यादा से ज्यादा पर्यटक वहां पर पहुंचेंगे तो इससे क्या होगा, वहां की जो प्राकृतिक खूबसूरती होती है ना उसको लोग नुकसान पहुंचा देते हैं। सभी लोग समझदार नहीं होते, कोई कचरा फैला देता है, कोई पॉलीथीन फेंक देता है, कोई आपके सामने बात नहीं मानता आपके सामने, है ना। तो इस तरीके से इससे क्या होता है, और अलग अलग प्रकार के वाहन लेकर चले जाते हैं तो प्रदूषण भी फैल जाता है। तो क्या वातावरण वहां का प्रदूषित नहीं है और स्थानीय जो संस्कृति है वो अभी भी जो की त्यों बनी हुई है, उसमें भी कोई आपके सामने ज्यादा बदलाव नहीं आया है। हालांकि व्यावसायिक मार्केटिंग की कमी है, लेकिन अगर अपन बात करें सही से तो मार्केटिंग की यहाँ पर भारी कमी है। किसकी कमी है? जो व्यावसायिक मार्केटिंग है उसकी आपके सामने काफी कमी दिखाई पड़ती है।
तथा सीमित जानकारी के कारण यहाँ पर पर्यटक बहुत ही प्रारंभिक स्तर पे है और यहाँ पर ज्यादा जानकारी भी नहीं है, इस कारण यहाँ पर पर्यटक बहुत कम संख्या में आते हैं। यहाँ पर बहुत कम जानकारी होने की वजह से क्या होता है, पर्यटक है वो आपके सामने बहुत ही कम आपके सामने मात्रा में आ पाते हैं। अगले वाला प्रश्न है इको टूरिज्म क्षमता का विश्लेषण। इन क्षेत्रों में अपार क्षमता है क्योंकि आधुनिक पर्यटक अभी भी भीड़ भाड़ वाले हिल स्टेशनों की बजाय ऑफ बीट अनूठे स्थानों की तलाश में है। मतलब इको टूरिज्म की बात करें, इको टूरिज्म में अभी भी इन जो क्षेत्र हैं जहां पर काफी कम लोगों की जो जानकारी पहुंची है, थारे गांव में अगर कोई है कि जगह जटे बहुत सुंदर जगह है लेकिन उठे कोई कौन लोग जाए, है ना, तो ऐसे जगह पर काफी लोग जाना चाहते हैं जहां पर भीड़ भाड़ कम हो, ऑफ बीट जगह हो। ऑफ बीट जगह कौन सी होती है, वो जगह होती है जहां पर आपके सामने कम जनता पहुंचे। ऑफ बीट कौन सी जगह होती है भाई, आपके सामने वो जनता होती है जहां पर आपके सामने बहुत कम लोग अभी तक पहुंच पाए हैं। प्राकृतिक आकर्षण, अल्प अन्वेषित क्षेत्रों में प्राचीन जलप्रपात, पवित्र अपवन और दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अगर अपन बात करें जो अल्प अन्वेषण वाले क्षेत्र होते हैं, मतलब जिन पे अभी भी कम लोग पहुंच पाए हैं, वो वाला क्षेत्र पे क्या आपके सामने अलग अलग प्रकार की खूबसूरत चीजें देखने को मिलती है। जैसे प्राचीन जलप्रपात, पुराने समय पर अगर वहां पर कोई जलप्रपात वगैरह बहता था तो उसके जो आपके सामने अवशेष हैं वो है अभी भी बहता है। कोई पवित्र, कोई आपके सामने क्या है, ग्रोस, मतलब कोई अगर आपके सामने कोई पहाड़ी वगैरह है या पवित्र कोई मंदिर है या कोई पवित्र आपके सामने कोई गुफा है, ऐसी चीजें देखने को लिए जनता आपके सामने उत्साहित व ललायित रहती है। साथ के साथ कोई दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं या ऐसा कोई क्षेत्र होता है जहां पर कोई दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती है, इस वाले क्षेत्र में जनता जानने के लिए क्या रहती है, हमेशा तैयार रहती है। अगले वाला पॉइंट है सांस्कृतिक धरोहर। यहाँ के स्थानीय समुदायों का पारंपरिक ज्ञान जैसे लोक संगीत व हस्तशिल्प पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। क्या है आपके सामने, यहाँ पर जो स्थानीय समुदाय होते हैं जिनके पास वही पारंपरिक ज्ञान हो गया, लोक संगीत हो गया और हस्तशिल्प वो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। तो यहाँ पर जो जितने भी जो स्थानीय समुदाय है ना, उनको उनके द्वारा जो उनके पास जो पारंपरिक ज्ञान होता है, उनका जो लोक संगीत और उनके हस्तशिल्प पर्यटन, मतलब आप ऐसी जगह पर जाओगे ना जहां पर कम लोग जाते हैं तो वहां के लोगों के द्वारा वहां की संस्कृति के बारे में बताया जाता है ना, वहां का लोक संगीत आपको एंजॉय करने को मिलता है और काफी उनकी जो हस्तशिल्प कला है, हाथ से बनी हुई चीजों की जो कला होती है, हस्तशिल्प कला है, उसका पर्यटकों को आज भी क्या देखने को मिलता है, आज भी वो उनके लिए आकर्षण का केंद्र है भाई। अगले वाला पॉइंट है स्थानीय विकास। यदि इन क्षेत्रों में इको विलेज के रूप में विकसित किया जाए, मतलब ये जितने भी जो आपके सामने स्थानीय जगह है इनको इको विलेज के रूप में, किस रूप में, इको विलेज के रूप में अगर अपन विकसित करें तो यह न केवल पर्यावरण को बचाएगा बल्कि स्थानीय युवाओं के साथ नेक्स्ट जनरेशन उद्यमिता का भी अवसर प्रदान करता है। मतलब अगर इन क्षेत्रों को अगर अपन इको विलेज के रूप में, ऐसे विलेज जहां पर आपके सामने और ज्यादा जनता जुड़ सके, इस रूप में अगर उनको विकसित किया जाए तो ये न केवल पर्यावरण को बचाएगा बल्कि स्थानीय युवाओं को भी नेक्स्ट जनरेशन उद्यमिता प्रदान करेगा। साथ के साथ यहाँ पर इस तरीके के आपने और पॉपुलैरिटी प्रदान की जाए सोशल मीडिया के तहत, या लोग आपके सामने प्रदूषण से बचाने के लिए प्रयास करें, अपनी संस्कृति को दुनिया तक बताने का प्रयास करें, इस तरीके के अगर प्रयास किए जाए जो इको विलेज के रूप में अगर इनको विकसित किया जाए तो क्या होगा, जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए क्या है, अलग अलग प्रकार के जो बिजनेस है, क्या है, अलग अलग प्रकार के जो बिजनेस है वो आपके सामने काफी ज्यादा निकल कर आएंगे। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सारे कंटेंट। अगला है क्षेत्रीय सर्वेक्षण किस पर पारिस्थितिक, वन्य जीव व प्राकृतिक सौंदर्य एवं जो जातीय संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान में सहायक होते हैं। मतलब किस तरीके से आपके सामने जो क्षेत्रीय सर्वेक्षण किए जाते हैं वो पारिस्थितिक, वन्यजीविक व प्राकृतिक सौंदर्य व जातीय संभावना वाले क्षेत्र में कैसे सहायक होते हैं, इसके बारे में अपन विस्तार से वही पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है क्षेत्रीय सर्वेक्षण में किसी इको टूरिज्म परियोजना की नींव होती है। मतलब अगर कोई फील्ड सर्वे किया जाता है, मतलब कोई भी फील्ड सर्वे किया जाता है, वो क्या होता है, कोई भी इको टूरिज्म होता है ना, उस परियोजना की सबसे गहरी नींव के रूप में उसको जाना जाता है। यह डेटा एकत्रित करने की प्रक्रिया होती है, जो फील्ड सर्वे होती है इसमें क्या किया जाता है, आपके द्वारा जितना भी जो डाटा होता है उसको एकत्रित किया जाता है, जो केवल कागजों पर ही नहीं बल्कि वास्तविक धरातल पर भी किया जाता है। मतलब इसका क्या फायदा होता है, जितना भी जो डाटा आपके सामने कलेक्ट किया जाएगा उसको धरातल पर भी उसका काफी ज्यादा महत्व होता है। पहला पॉइंट है पारिस्थितिक एवं वन्य जीव पहचान।
सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाया जाता है कि उस क्षेत्र में कौन से दुर्लभ पक्षी, जानवर व वनस्पति मौजूद होते हैं। तो मतलब फील्ड सर्वे का अर्थ ये होता है कि उस क्षेत्र में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इसके बारे में अगर आप सर्वे करते हो ना, उसी को क्या कहा जाता है, फील्ड सर्वे के नाम से जाना जाता है। और जो सर्वे किया जाता है इसमें पता लगाया जाता है कि उस क्षेत्र में कौन कौन से दुर्लभ पक्षी हैं, मतलब कौन कौन से अनेक प्रकार के आपके सामने जो दुर्लभ पशु व पक्षी पाए जाते हैं, कौन कौन से आपके सामने जानवर व वनस्पति वहां पर पाई जाती हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो वहां पर जानवर व वनस्पति पाए जाते हैं, दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं, उसके बारे में अपन वहां पर क्या कर सकते हैं, सर्वेक्षण किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी विशेष जंगल में पक्षियों की चहचहाट सुनकर उसकी चेकलिस्ट बनाना, मतलब अगर आप कोई भी जंगल है वहां पे पक्षियों की चहचहाट सुनकर ये चेकलिस्ट बना रहे हो, उसको वही सर्वेक्षण का हिस्सा होता है। वही चीज क्या होती है भाई, आपके सामने जो सर्वेक्षण होता है उसका हिस्सा होती है। समझ में आ गया कि उनके जो जानवर होते हैं उनकी चहचहाट सुनकर आपने चेकलिस्ट बनाई कि यहाँ पर किस किस प्रकार के आपके सामने जानवर रहते हैं, उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई, आपके सामने पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। अगले वाले की बात करें, प्राकृतिक सौंदर्य का मानचित्रण होना। सर्वेक्षण के दौरान फोटोग्राफी और मैपिंग के जरिए उन स्थानों को चिन्हित किया जा सकता है। मतलब सर्वेक्षण होता है आपके सामने, जो सर्वेक्षण तकनीक होती है उसके दौरान आप अपन क्या कर सकते हैं, फोटोग्राफी और मैपिंग के जरिए इन स्थानों को अपन चिन्हित कर सकते हैं कि वो कौन कौन से स्थान है भाई आपके सामने, जहां पर क्या हो जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। जैसे कि इन जगहों पर कहां पर सूर्य उदय होता है, कहां पर घाटी में सूर्य उदय होता है, और जो घाटी पर अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने सुंदर दर्शन देखने को मिलते हैं। मतलब फील्ड सर्वे का अर्थ यही है कि कठे कठे थे फोटोग्राफी कर सको, जैसे गांव को मंदिर है उन कौन से है कि जगह थारा गांव में जटे बढ़िया तो सेल्फी ली जा सके है ना, कठे बढ़िया फोटो लेगा तो बढ़िया सीनरी आओगी, है ना। कठे सूर्य उदय की किरण सबसे पहले पूछे, सूर्य सबसे पहले कठे उगा है, सूर्य अस्त कठे हुआ है, और घाटी है उसका आपके सामने सबसे सुंदर दृश्य कठे देखने मिली। ये सब चीज किम कर सको भाई आपके सामने, ये जो फील्ड सर्वे के अंदर अपन ये सारी चीजें मैप कर सकते हैं। अगले वाला है जातीय क्षमता, इथेनिक जो पावर। स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करके उनके भोजन, त्योहार और पारंपरिक घरों की क्षमता का आंकलन कर सकते हैं। मतलब अपन जो इतने भी जो वहां पर स्थानीय लोग पाए जाते हैं ना, उन सब लोगों के साथ अपन क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मतलब जितने भी स्थानीय लोग पाए जाते हैं उनके साथ अपन बातचीत करके, उनके साथ अपन भोजन करके और त्योहार और पारंपरिक घरों के क्या कर सकते हैं, अपन कैपेसिटी का, उनकी कैपेसिटी का आकलन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी का अपन आकलन कर सकते हैं भाई। जोखिम का विश्लेषण, सर्वेक्षण यह भी बताता है कि कौन कौन सा क्षेत्र संवेदनशील है। साथ के साथ आप इस सर्वेक्षण में यह भी पता चल सकता है कि कौन सा क्षेत्र सर्वेक्षण है जहां पर पर्यटकों का प्रवेश वर्जित होता है। मतलब ऐसा क्षेत्र भी होता है भाई आपके सामने जहां पर जंगल वगैरह होते हैं, जहां पर लोग पहुंचेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो वहां पर जीव जंतु उनको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। तो इस तरीके से आपके सामने उस संवेदनशील क्षेत्र को भी आप मार्क कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जो ऐसा संवेदनशील क्षेत्र है ना, उस संवेदनशील क्षेत्र को आप मार्क भी कर सकते हो। ऐसा क्षेत्र भाई जहां पर आपके सामने प्रवेश करना वर्जित है, पर्यटकों को बिल्कुल प्रवेश नहीं देना है, ताकि वहां का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको नुकसान नहीं पहुंचे। तो देखो एक बार फिर रिविजन कराता हूं, किन किन चीजों का आपका ध्यान में रखना होता है जब आप फील्ड सर्वेक्षण करते हो। तब पहला पॉइंट है पारिस्थितिक व वन्य जीवों की पहचान करना। मतलब सबसे पहले सर्वेक्षण में आप ये पता करो कि वहां पर कौन कौन से दुर्लभ पशु पक्षी पाए जाते हैं। किस चीज की पहचान करो, कौन कौन से आपके सामने दुर्लभ पशु पक्षी वनस्पति पाए जाते हैं, इस चीज की पहचान करनी है आपको। समझ में आ गया। फिर यह चीज पता करो प्राकृतिक सौंदर्य, ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर आपके सामने फोटोग्राफी लोगे तो शानदार फोटोग्राफी आएगी, सूर्यास्त व सूर्योदय की जो घाटी के दर्शन है वो भी शानदार होंगे। फिर स्थानीय लोगों से कहां पर आप बातचीत कर सकते हो, कोई एक पॉइंट बना सकते हो जहां पर स्थानीय लोगों से आप बातचीत करो, उनके भोजन ट्राई कर सकते हो, उनके त्योहार और परंपराओं को जान सके, इस प्रकार के आपके सामने वहां पर प्रयास किया जा सकता है। अगले वाला जोखिम का विश्लेषण, सर्वेक्षण में आप ये भी देख सकते हो कौन सा क्षेत्र आपके सामने जहां पर पहुंचने में सबसे संवेदनशील है। अगर उस क्षेत्र में अगर लोग प्रवेश करेंगे तो उनको लोग क्या करेंगे, जो वहां की सभ्यता उसको नुकसान पहुंचाएंगे। इस प्रकार का जो संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है उसके बारे में को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, इस प्रकार के क्षेत्र को भी आप जान सकते हो। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करें, जैव विविधता कहानी और व्याख्या के बारे में। पारिस्थितिक, आर्थिक व सांस्कृतिक महत्व वाली वनस्पति प्रजातियों की पहचान कीजिए। मतलब ऐसा कौन सी पारिस्थितिक तंत्र है, आर्थिक, सांस्कृतिक और महत्व वाली वनस्पति प्रजातियां कौन सी होती हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। इकोसिस्टम के लिए, पैसे के लिए और संस्कृति का
महत्व वाली कौन कौन सी आपके सामने प्रमुख प्रजातियां उसके बारे में अपन देखेंगे, जिससे इको टूरिज्म का आकर्षण बढ़ता है। इको टूरिज्म में वनस्पति केवल हरियाली नहीं बल्कि एक अनुभव होती है। मतलब जब लोग इको टूरिज्म के बाद जो आप पर्यावरण से संबंधित कोई टूरिज्म करने जाओ ना, उन इको टूरिज्म का नाम से जाने जाए। इसमें वनस्पतियां होती है ना, जो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये सिर्फ हरियाली के लिए नहीं होती बल्कि एक प्रकार का लोग एक्सपीरियंस करने के लिए भी जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? एक प्रकार की जो आपके सामने जो हरियाली होती है, आपके सामने जो इन्वायरमेंट होता है, क्या होता है, एक प्रकार से जो इन्वायरमेंट होता है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए भी लोग वहां पर जाते हैं। मुख्य रूप से आपके सामने 3 प्रकार की महत्व वाली प्रजातियां पर्यटक को आकर्षित करती है। मतलब मुख्य रूप से आपके सामने जो पर्यटकों की बात करें, उसको 3 प्रकार की प्रजातियां हैं, वो आपके सामने क्या करती हैं, आकर्षित करते हैं। 3 प्रकार की जो वनस्पतियां कौन कौन सी हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, इसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे भाई। कौन कौन सी है? पहली है पारिस्थितिक महत्व, पीपल और बरगद के पेड़। पर पीपल और बरगद जैसे पेड़ जो ऑक्सीजन के बड़े स्रोत होते हैं और सैकड़ों पक्षियों का आश्रय देते हैं। मतलब सबसे पहले अगर इको टूरिज्म का अगर कोई चीज जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वो कौन से होते हैं भाई? पीपल और बरगद के पेड़। कौन से पेड़? पीपल और बरगद के पेड़ होते हैं, जो आपके सामने क्या करते हैं, ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। और सैकड़ों पक्षी भी उसके नीचे क्या करते हैं भाई? आश्रय लेते हैं। सैकड़ों जो पशु पक्षी होते हैं वो आपके सामने क्या करते हैं भाई? यहाँ पर आते हैं और अपना आश्रय लेते हैं। इन्हें इकोलॉजिकल पिलर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इकोलॉजिकल पिलर के नाम से भी जाना जाता है। इकोलॉजिकल पिलर के रूप में भी अपन प्रस्तुत करते हैं। तो कदे भी देख लियो, गांव में हमेशा यही कही जा कि भाई चुप नीम को गो या बड़ को पेड़ को लगानो चाहिए। इससे क्या है, अपना जो आगे के मिला भाई धार्मिक रूप से अच्छा रहता है ना। एक तो पाप और एक पुण्य, पुण्य मिलता है। क्यों पुण्य मिलता है भाई आपके सामने? और हमारे जो हिंदू धर्म उसमें बहुत महत्व है पीपल और बरगद के और पीपल का पेड़ का। क्यों? क्योंकि ये ऐसा पेड़ होते हैं जिनको अगर देखोगे तो एक तो बहुत बड़े आकार में होते हैं, है ना। जब ये लगते हैं तो बहुत बड़े दूर में इनका फैलाव होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका फायदा है क्या, बहुत सारे पशु पक्षी भाई बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होंगे तो बहुत सारे पशु पक्षी इसके अंदर क्या करेंगे, आपके सामने रहेंगे। दूसरी चीज क्या है, ये ऑक्सीजन के बहुत बड़े स्रोत होते हैं। मतलब आपको पता है बरगद और पीपल है, दोनों के दोनों रात्रि काल में भी आपके सामने क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। क्या करते हैं, रात के समय भी भाई ऑक्सीजन दी जाती है इनके द्वारा। तो इनका बहुत ज्यादा महत्व है। समझ में आ गया, ये रात के समय भी ऑक्सीजन देते हैं। तो इन्हें इकोलॉजिकल पिलर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इकोलॉजिकल पिलर के नाम से जाना जाता है। अगले वाला महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक महत्व। नीम, तुलसी और रुद्राक्ष जैसे वनस्पतियां भारतीय परंपरा को आयुर्वेद का गहरा स्थान है। मतलब अगर अपन अलग अलग प्रकार के पेड़ की बात करें, अगर अपन बात नहीं करें नीम, तुलसी और रुद्राक्ष की, तो ये समझ लो भाई वनस्पतियों के साथ क्या कर रहे हैं अपन, अन्याय कर रहे हैं, है ना। जो नीम, तुलसी और रुद्राक्ष जैसी वनस्पतियां होती हैं, क्या करती हैं, भारतीय जो परंपरा होती है उनमें आयुर्वेद का इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। पर्यटकों को इन पौधों के साथ जुड़ी पारंपरिक कहानियां सुनकर आकर्षित किया जा सकता है। मतलब जो कोई थारा गांव में कोई नीम से जुड़ी हुई अगर कोई कहानी है ना, तुलसी से जुड़ी हुई अगर कोई कहानी है, रुद्राक्ष पेड़ की अगर कोई पुरानी कहानी है, तो इस प्रकार के आपके सामने जो आपके जितने भी जो लोग आपसे जुड़ते हैं, अगर उन सबको आप ये पुरानी कहानियां सुनाओगे तो ऐसी कहानियां सुनकर लोग क्या होते हैं भाई, आपकी जो आपका गांव उसके प्रति आकर्षित होते हैं। आर्थिक महत्व की बात करें, बांस, महुआ और औषधीय पौधे, मतलब अलग अलग प्रकार के जो पौधे होते हैं जिसमें बांस आता है, महुआ आता है, औषधीय पौधे आते हैं, इनका क्या महत्व होता है? ये पर्यटक जब पर्यटक ये देखते हैं कि कैसे स्थानीय लोग बांस से हस्तशिल्प बनाते हैं या महुआ के फूलों का कैसे उपयोग करते हैं, तो उसको ज्ञान के लिए खरीदने और सीखने में रुचि करते हैं। मतलब जब भी थारा गांव में कोई लोग पर्यटक आए तो उन्हें दिखाओ कि कैसे हमारे गांव के अंदर जो बांस वगैरह है, बांस है या महुआ का पौधा या और कोई अन्य पौधे हैं जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में उस कलाकृति या हस्तशिल्प का निर्माण कला है वो फेमस है। हस्तशिल्प के माने कई बार आपने देखे हो कि अपना पहले चंगेरी को यूज किया करता, चंगेरी समझो, जो रोटी का ली जाया करती कि अंदर जो लकड़ी सब बनी हुआ करती आपके सामने, और जन के अंदर आपा रोटी वगैरह रखी जाया करती होगी, है ना। जो लोगन आप दिखास का क्या आपने जो बांध बनाया जाया करता था बेरो है कि एक मिट्टी का आपके सामने जो क्या बोलिया करी कप टाइप होया करता, कप टाइप तो क्या बोला था उन्हें
बड़े से होते थे आपके सामने एक पूरा का पूरा जरीकन जैसे मान लो, जिनके अंदर अपन बड़े बड़े क्या रख सकते थे, जो गेहूं वगैरह अनाज वगैरह रखते थे। तो इस प्रकार के आपकी वहां पर कोई जो पौधों के द्वारा या किसी और चीजों के द्वारा क्या बनाई जाती है, हस्तशिल्प, हाथों से बनी हुई चीजें बनाई दी जाती है। उनको आप क्या कर सकते हो भाई, लोगों को दिखा सकते हो, जिससे क्या होता है, लोग अपने क्या ज्ञान के लिए उसको खरीदने का प्रयास करते हैं कि उन्हें, कि भाई वो भी लेकर जाएंगे, जिससे उनको सीखने में मदद मिलेगी, इसलिए बहुत मददगार सिद्ध होते हैं। ये जातियां आकर्षण का केंद्र बनती है। मतलब ये 3 प्रकार के पेड़ होते हैं ना, सबसे पहले पीपल बरगद का पेड़, नीम तुलसी का पेड़, बांस महुआ का पेड़ आपके सामने, ये क्या होते हैं, ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। किस चीज का केंद्र होते हैं भाई, जो लोग है जब उनको देखते हैं तो इनके प्रति आकर्षित होते हैं। ये एक प्रकार से उनके लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। जब इनके पास एक व्याख्या केंद्र, इंटरप्रिटेशन सेंटर होगा तो इनके गुणों को प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब इन सब चीजों को दिखाने के लिए लोगों के लिए आप क्या करो, इंटरप्रिटेशन सेंटर बना दो। क्या बना दो, इंटरप्रिटेशन सेंटर बना दो। इसका क्या काम होता है भाई, आपके सामने ये जितने भी जो पेड़ पौधे होते हैं, इनको गुणों को बताने का काम करेगा। जबकि पर्यटक न केवल प्रकृति का आनंद लेंगे बल्कि इको हेरिटेज के बारे में भी शिक्षित होते हैं। तो इस प्रकार की चीजें जब सीखते हैं तब पर्यटकों को यह भी ज्ञान होता है कि भाई आपके सामने कैसे स्थानीय चीजों से क्या क्या चीजें बन सकती हैं। साथ के साथ जो लोगों को आपके सामने जो इकोलॉजी है, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसके बारे में भी ज्ञान होता है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। विविध इको टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए आवास आधारित कहानियां तथा पशु पक्षियां चेकलिस्ट के बारे में, महत्व के बारे में बताइए। मतलब जो अलग अलग प्रकार के इको टूरिस्ट होते हैं, उनको हम कैसे आकर्षित कर सकते हैं, उनको कैसे आवास आधारित कहानियां सुना सकते हैं, पक्षी पशुओं की चेकलिस्ट अपन दिखा सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। एक सफल पारिस्थितिक उद्यमी केवल जंगल नहीं दिखाता है बल्कि उस जंगल की कहानी भी सुनाता है। मतलब एक आपके सामने जो सफल इको टूरिस्ट बिजनेसमैन होता है ना, वो सिर्फ जंगल को ही नहीं दिखाएगा, लोगों को सिर्फ जंगल ही नहीं दिखाएगा, बल्कि उस जंगल के पीछे क्या क्या कहानियां, उसके बारे में भी बताने का काम करता है। क्या बताता है, पहला आवास आधारित कहानियां, हैबिटेट स्टोरीज। यदि किसी पर्यटक को केवल यह बताया जाए कि यह एक गुफा है तो शायद याद नहीं। मतलब कोई भी, अब कहीं थे इको टूरिज्म का आपका सामने कहीं गाइड बन कोई का बारे में पढ़ागा था, है ना। अगर कोई भी आदमी थे बताओ भाई, ठीक बात सोचो, ठीक तारा गांव में बता कि भाई साहब यो मारे पहले पुरानो खंडर है, वो खबर में बता दियो तो कोई समझो ना को भाई साहब को पीछे या रात ने भूतनी नचे छम छम, तो सारा लोग क्यों जगो पल्ले पड़ जाएगी भाई इन्हन कौन जाओ, है ना। तो वो ऐसी चीजें आप कुछ अद्भुत कुछ अलग चीज बताते हो ना, तो इंसान को जीवन में हमेशा याद रहती है। तो यही चीज इसमें बताई गई है। यदि पर्यटक को आप केवल ये बताओगे कि ये केवल गुफा है तो उसको केवल याद नहीं रही, लेकिन यदि कहानी सुनाई जाए, उस गुफा के पीछे अगर कोई कहानी सुनाई जाए जिसमें ऐसे बताया जाए कि सदियों से यहाँ पर कोई जनजातीय लोग रहते थे, इस प्रकार की कहानी सुनाते हो तो ये सब कहानियां लोगों को बहुत अच्छे से दिमाग में याद रहती है। और वन्य जीव यहाँ पर कैसे सह अस्तित्व में रहते हैं, साथ साथ लोगों को ये बताओ कि यहाँ पर अन्य अन्य प्रकार के जो वन्य जीव है वो किस प्रकार से रहते हैं, तो लोग काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। ऐसे बताओ कि गुफा है, गुफा के अंदर कदे भाई साहब शेर भी आ जा, कदे चित्ता भी आ जा, गादड़ो तो काली भी निकल के गए हो, है ना। मतलब बंदर तो कल ही बाहर गया था, इस तरीके की। और इसके अंदर चमगादड़ हो गई, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। तो लोगों का सोचा कि वो हो या इन तो कोई करामात ही है। तो इस प्रकार की अगर आप चीजें जब लोगों को बताते हो तो लोग आकर्षित होते हैं। तो पर्यटकों का क्या होता है, आपके सामने इमोशनल कनेक्शन बनता है, भावनात्मक जुड़ाव बनता है ना। और जब लोगों का इमोशनल कनेक्शन बनता है, लोग इस प्रकार की जब कहानियां सुनते हैं, तभी वो आपके सामने क्या है, इन सब चीजों में ज्यादा रुचि लेते हैं। अगले वाला पशु पक्षियों की चेकलिस्ट। ये पर्यटकों के बीच में उत्साह और जिज्ञासा पैदा करने का एक साधन होता है। मतलब थे भाई साहब एक चेकलिस्ट की बात है, बताओ कि उरे तो ना शाम का चित्ता जो है, उरे के बंदर तो हमेशा मिलने ही, देखो उल्टा लटक रहे हैं, है ना। उरा आपका सामने क्या है, कोई बगेरवा जो है, कोई लोमड़ी भी देखने मिली काल परसों आई ही। तो इस प्रकार के अगर आप बताते हो ना, पर्यटकों के हाथों में एक चेकलिस्ट दी जाती है, जो क्या करता है, जो खोजकर्ता की तरह व्यवहार करता है। वे टिक करते हैं कि आज उसने कितनी प्रजातियां देखी। मतलब एक चीज बता दी, अब क्या थे उनका हाथ में एक चेकलिस्ट भी दे दी कि शेर देखो, चित्ता देखो, बंदर देखो, है ना, लोमड़ी देखी, है ना, आपके सामने बकरी देखी, और आपके सामने भाई और क्या बताए, और के हिरण देखी। तो इस प्रकार की चेकलिस्ट देते हो ना, तो जैसे वो उसको देखते क्या करते हैं, उसके ऊपर टिक करने का प्रयास करते हैं। और एक चीज करने में सबने स्वाद आवा है
क्यों भाई, आज तो मैं 5 अलग अलग प्रकार की प्रजाति देख के आयो, है ना। ऐसे होता है ना इंसान के मन में, तो उसको क्या है, वो इमोशनल कनेक्शन होता है, उस चीज के पीछे वो जुड़ाव महसूस करता है। तो इस प्रकार की पशु पक्षियों की आपको चेकलिस्ट भी प्रदान कर देनी है, किनको, जो ये गाइड होते हैं इनके हाथ में। महत्व की बात करें, यह न केवल मनोरंजन है बल्कि पर्यावरण की शिक्षा भी है। जो आप जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ आपके सामने मनोरंजन ही नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय शिक्षा का भी काम करती है। किसका काम करती है? पर्यावरणीय शिक्षा का भी काम करती है। यह विभिन्न आयु समूह के बच्चों से लेकर शोधकर्ताओं तक अपने जोड़े रखती है। किसका क्या काम करने का काम करती है भाई? अलग अलग प्रकार के जो शोधकर्ताएं होती हैं उनको भी जोड़ने का काम करती है। कहानियां पर्यटक को एक शिक्षाप्रद गतिविधि में बदल देती है। कहानी क्या करती है? पर्यटक को एक शिक्षाप्रद गतिविधि में बदल देती है, जिससे धन सर्जन और पर्यावरण संरक्षण दोनों संभव होता है। जिससे क्या होता है, आपके सामने धन को भी सर्जित किया जा सकता है और पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। तो इको टूरिज्म की अगर अपन बात करें, अगर आप उनको पशु पक्षियों के बारे में बताते हो, वहां की स्थानीय प्रजातियों के बारे में बताते हो, ये सब चीज बताते हो ना, तो ये सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा नहीं है। किसका? मनोरंजन का हिस्सा नहीं है, बल्कि आपके सामने जो लोग हैं उससे बहुत सी चीजें सीखते हैं। लोग आपके सामने धन इकट्ठा करने का और पर्यावरण का संरक्षण दोनों होता है। इसके माध्यम से लोगों को पैसा भी मिलता है और आपका जो संरक्षण भी होता है। चलिए यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे लक्षित समूह है तथा जागरूकता एवं मीडिया के बारे में अपन पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति का परीक्षण कीजिए तथा संरक्षण हेतु जागरूक संदेशों की आवश्यकता बताइए। क्या बताना है? प्राकृतिक संसाधनों की इस समय कैसी स्थिति देखने को मिलती है, उसके बारे में बताना है, और कैसे हम प्राकृतिक संसाधनों को क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का कैसे संरक्षण कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसे पर्सन है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। इसको अच्छे से करके जाना आपको। वर्तमान स्थिति की बात करें, आज हमारे प्राकृतिक संसाधन जल, मृदा, वन का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? आपके सामने जितने भी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें जल, मृदा और आपके सामने वन दिखाई पड़ते हैं, इनका क्या हो रहा है? लगातार अंधाधुंध तरीके से क्या कर रहे हैं लोग? उसको नुकसान पहुंचाने का, दोहन करने का, निकालने का काम कर रहे हैं। जिससे क्या होता है? प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का संकट फैला हुआ है। जिससे क्या रहा भाई? आपके सामने जो अंधाधुंध अगर आप जो इन प्राकृतिक संसाधनों को निकाला जा रहा है, इससे क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है और जलवायु में भी संकट फैल रहा है। क्या हो रहा है? जलवायु में भी संकट आ रहा है आपके सामने और प्रदूषण भी बहुत ज्यादा फैल रहा है। कई छोटे पारिस्थितिक तंत्र पूरी तरीके से लुप्त होने की कगार पे है। तो अनेक प्रकार के छोटे छोटे जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, वो पूरी तरीके से क्या हो रहे हैं भाई? आपके सामने लुप्त होने की कगार पे पहुंच गए हैं। किस चीज पर पहुंच गए हैं भाई? नष्ट होने की और लुप्त होने की कगार पे आपके सामने पहुंच गए हैं। पहला पॉइंट है जुकता। जुगता संदेश का क्या होता है? व्यवहार परिवर्तन करना। संदेश जैसे कि केवल पद चिन्ह छोड़ें और केवल याद ले जाएं, पर्यटकों को कचरा न फैलाने के लिए आपके सामने प्रेरित करते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हो? अलग अलग इस प्रकार के संदेश दे सकते हो जिससे जनता क्या बहुत ज्यादा प्रेरित हो। क्या करो? आप अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, इस प्रकार के आपके सामने कोई चीजें बताओ लोगों को, जिससे लोग प्रेरित हो और वो कोई भी प्रकार का गलत काम नहीं करें। जैसे कि आपने एक संदेश लगा दिया। क्या लगा दिया? कि यहां पर केवल पद चिन्ह छोड़ें और केवल याद ले जाएं। मतलब आपको है ना, यहाँ पर क्या करना है? किसी भी प्रकार का कचरा नहीं फैलाना है। आपको यहाँ पर अपने पद चिन्ह नहीं छोड़ने, पैरों के निशान नहीं छोड़ने। समझ में आ गया? और अपनी याद है उसको लेकर जाना। केवल पद चिन्ह छोड़े, सॉरी पद चिन्ह का होता है भाई आपको अपने पैरों के निशान छोड़ने हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी चीज नहीं लेकर जानी है। यहाँ पर नहीं, कोई भी चीज नहीं छोड़कर जानी है। समझ में आ गया? और आपको क्या लेकर जाना है? यहाँ से यादें हैं वो लेकर जानी है। पद चिन्ह के अलावा कोई भी चीज नहीं छोड़ोगे। आपको अपना कचरा यहाँ पर नहीं फैलाना भाई, और डालना है तो डस्टबिन के अंदर डालो, इधर उधर मत फैलाओ। अगले वाला, विभिन्न माध्यमों का प्रयोग। आप ऑडियो वीडियो विजुअल, पोस्टर व डिजिटल मीडिया के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? लक्षित समूह जैसे छात्रों, शहरी पर्यटकों को यह समझाया जाता है कि एक छोटा सा कृत्य, प्लास्टिक फेंकना, पूरी खाद्य श्रृंखला को क्या करता है, कैसे प्रभावित कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो भाई? ऑडियो वीडियो जो पोस्टर होते हैं, मतलब कलरफुल पोस्टर लगा सकते हो आप अपने गांव में, जो जहां पर क्या जो बहुत सारे पर्यटक आते हैं, उसको आप क्या कर सकते हो? अलग अलग प्रकार के पोस्टर लगा सकते हो। कोई डिजिटल बोर्ड लगा दिया जो जिसके ऊपर लगातार कोई ना कोई कहानी
या कोई ना कोई संदेश लगातार प्रदर्शित होता रहे, जिससे क्या पता चलता है आपके सामने, जिससे जो शहरों के जो लोग हैं, छात्र हैं, शहरी पर्यटक हैं, उन लोगों को ये समझाया जा सके कि आपके सामने यहाँ का जो क्षेत्र है, इसको आपको क्या, ये बहुत ही संरक्षित क्षेत्र है, आपको इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। समझ में आ गया। साथ के साथ उन्हें एक ये चीज भी बता दे, जैसे कि कोई आपने दिखाया कि एक हिरन है, उसने प्लास्टिक की थैली को खा लिया और फिर उसकी मृत्यु हो गई, इस प्रकार की कहानी देख सकते हो। तो लोग इससे इमोशनली कनेक्टेड होते हैं और कचरा नहीं फैलाने के प्रति क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो आप इस तरीके का प्रयास कर सकते हो, जिससे क्या हो सके भाई, आपके सामने लोग है प्रेरित हो सके कि हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, यहाँ पर हम सिर्फ घूमने के लिए हैं, बल्कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना हमारा काम है। तो लोगों को इस तरीके से आप प्रेरित भी कर सकते हो। संरक्षण और उद्यमिता। जागरूक संदेश ये बताते हैं कि यदि संसाधन बचेंगे तभी पर्यटन बचेगा। मतलब जो अलग अलग प्रकार के अपन क्या करते हैं, जागरूकता का जो संदेश फैलाते हैं, इसके माध्यम से क्या होता है, ये संदेश फैलता है कि यदि संसाधन, अगर यहाँ पर जो जीव जंतु रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे, इस स्थानीय निवासी अगर यहाँ पर रहेंगे, तभी तो आपके सामने पर्यटन रहेगा। भाई अगर यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, जीव जंतु नहीं रहेंगे, तो आप अपने घरों पर देख लो, वो भी तो वैसे ही है ना। तो आपको लोगों को ये महसूस कराना है, ये चीज आपके सामने लोगों को बतानी है कि आपके सामने क्या करना है, कि लोगों को ये संदेश देना बहुत जरूरी है कि यहाँ के संसाधन बचाने जरूरी है। साथ के साथ अगर संसाधन रहेंगे तभी तो उनकी आजीविका बची रहेगी, अगर संसाधन नहीं रहेंगे तो आजीविका भी चली जाएगी। अंततः संरक्षण का बलिदान के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य के निवेश के रूप में पेश करना है। आपको लोगों को बताना है कि यहाँ का जो संसाधन है उसको क्या करो, उनका बलिदान करके आप अगर पर्यटकों को लाते हो तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, उसको निवेश करो। अगर एक पेड़ का पर्यटन की वजह से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो उतने ही पेड़ लगाने का भी प्रयास करो। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी भाई। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इको टूरिज्म हेतु लक्षित समूह की पहचान के मापदंड बताइए तथा इको टूरिज्म व मनोवैज्ञानिक बाधाओं का विश्लेषण कीजिए। क्या बताना है, इको टूरिज्म के लक्षित हेतु आपको क्या करना है, पहचान के मापदंड बताने हैं कि आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना है, किन किन चीजों की पहचान करनी है, तथा इको टूरिज्म में मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या आती है, मतलब जो इको टूरिज्म होता है उसमें किस किस प्रकार की बाधाएं देखने को मिलती हैं। उन सभी प्रकार की जो बाधाएं होती हैं उसकी बाधाओं के बारे में अपन क्या करेंगे भाई, चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को देखना। पहला प्रश्न होता है लक्षित समूह, टारगेट ग्रुप्स क्या होते हैं। क्या होते हैं भाई आपके सामने टारगेट ग्रुप्स। पहला होता है आयु और शिक्षा। क्या पर्यटक, छात्र जो सीखने हैं या सेवानिवृत्त लोग जो शांति चाहते हैं। मतलब अब आपके सामने लक्षित समूह क्या होता है, टारगेट ग्रुप कौन से होते हैं, आपको टारगेट करना है कि कौन कौन से लोग हैं, वो कौन कौन से उम्र से हैं, उनकी पहचान करनी है और आप उनको किस किस प्रकार की उनके सामने मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स आ सकते हैं उसका पहचान कर सकते हो। सबसे पहले आपके सामने लोगों की आयु को पहचान करनी है कि वो किस आयु के ग्रुप के लोग हैं। छोटे बच्चे आएंगे वो तो भैया हमेशा सीखने के लिए आएंगे, कपल्स आएंगे वो थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट के लिए आएंगे, और जो रिटायरमेंट वाले लोग आएंगे वो क्या आएंगे भाई, शांति पीस के लिए यहाँ पर आते हैं। अलग अलग प्रकार का एज ग्रुप है, घूमने एक जगह रहे हैं लेकिन सबका लक्ष्य अलग अलग है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चीजों को अलग अलग भागों में बांट देना है। अगले वाला पॉइंट है आर्थिक स्थिति। क्या वे बजट यात्री हैं या लग्जरी इको स्टे चाहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो भाई अपना जैक आदमी जो कि थोड़ा कम रुपया खर्च करके पूरा मुझे लेना चाहे, दूसरा है का लोग पिस्सा गना ही जनरल लग्जरी चाहिए भाई, बढ़िया होटल चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया आपका सामने व्यवस्था चाहिए। ऐसे में आप उनको आर्थिक स्तर पे भी बांट सकते हो और आयु और वर्ग के आधार पे भी बांट सकते हो। आयु वर्ग के आधार पे 3 भागों में आपके सामने भाई, क्या वो सीखने के लिए आए हैं, क्या आपके सामने वो जो सेवानिवृत्त हैं, और क्या आपके सामने वो कपल वगैरह है, इसके बारे में आप बांट सकते हो। अगले वाला क्या, रुचि क्या है। काफी लोग फोटोग्राफी के लिए आते हैं, काफी बार क्या फोटो खींचने के लिए आते हैं, काफी लोग क्या करने के लिए आते हैं, रिसर्च करने के लिए आते हैं। काफी लोगों किसके लिए आते हैं भाई, रिसर्च करने के लिए आते हैं। सभी लोगों का अपना अपना लक्ष्य होता है, तो काफी लोगों की फोटोग्राफी लक्ष्य होता है, काफी लोगों का शोध करना, रिसर्च करना आपके सामने लक्ष्य होता है। कई लोग क्या होते हैं, एडवेंचर के आपके सामने प्रेमी होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोगों का अलग अलग आपके सामने लक्ष्य होता है, आपको उसी हिसाब से चीजों को ध्यान में रखना है। अब मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या आती हैं। पहला होता है सुरक्षा का डर होना। क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट है सुरक्षा का डर। अनवंशित क्षेत्रों में वन्य जीव असुविधाओं का डर पर्यटकों को रोकता है। मतलब अनवंशित क्षेत्र क्या होता है, ऐसी जगह जहां पर कम लोग पहुंचे हैं
इस ऐसी जगह पर आपके सामने लोगों को किस चीज का डर लगता है कि वहां पर वन्य जीव होंगे, क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के, कोई शेर, कोई बघेरो, ऐसी चीज देखने मिलेंगी, जिससे क्या लोगों ने परेशानी हो उसका, लोगों ने क्या उसका डर हो उसका। समझ में आ गया? तो सुरक्षा का डर रहता है भाई लोगों को। अगले वाला पॉइंट है आराम के साथ समझौता। कई लोग मानते हैं कि इको टूरिज्म का मतलब बिना बिजली आधुनिक सुविधाओं के रहना होता है। कई लोगों को क्या मानना, अगर अहिया की जगह जाऊंगा ना, उठे लाइट को नहीं होगी, समझ में आ गई, या जो आधुनिक सुविधाएं, काफी लोगों को क्या आधुनिक सुविधाएं, भाई एसी चाहिए, कई लोग गर्मी में पूर्ण रह सके, कई लोगों को भाई आपके सामने ठंड नहीं रह सकते, उनको हीटर चाहिए। तो यही आपके सामने इको टूरिज्म का मतलब यही होता है कि लोगों को आप ये समझा सको कि यहाँ पर बिजली और आधुनिक सुविधाओं के बिना नहीं, यहाँ पर हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सभी चीजें पाई जाती हैं। तो मनोवैज्ञानिक बात यह होती है कि लोगों को भैया डर लगता है यहाँ पर बिजली व आधुनिक सुविधा नहीं होंगी, गाड़ियां वहां पर साधन नहीं मिलेंगे आपको वहां तक पहुंचने के लिए। सांस्कृतिक हिचक, जातीय समुदाय के साथ घुलने मिलने की झिझक और भाषा की भी बाधा। काफी लोग क्या भाई आपके सामने जो स्थानीय लोग होते हैं, क्या होते हैं, स्थानीय लोग के साथ घुलना मिलना कम पसंद करते हैं। काफी लोग क्या करते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं भाई उनके साथ कम घुलना मिलना पसंद करते हैं। तो स्थानीय लोगों के साथ जो घुलने मिलने की जो आपके सामने समस्या है या भाषा की झिझक है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनती है। साथ के साथ इन बाधाओं को सही संचार मतलब अच्छे से कम्युनिकेशन करके ट्रेवल पैकेज के माध्यम से क्या कर सकते हैं भाई, अपन सारी की सारी जो बाधाएं होती हैं उनको अपन दूर कर सकते हैं। चलिए भाई यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें इको टूरिज्म उद्यमिता व प्रोत्साहन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है इको टूरिज्म के मूल तत्वों की चर्चा कीजिए तथा सतत यात्रा पैकेज किस प्रकार विकसित किए जा सकते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है इको टूरिज्म के मूल तत्व। क्या होते हैं इको टूरिज्म के मूल तत्व? पहला पॉइंट है न्यूनतम प्रभाव, पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। मतलब ये वाला प्रश्न क्या भाई एक बार फिर से बताऊं कि इको टूरिज्म के वो सबसे छोटे से छोटे मूल तत्व क्या होते हैं जिनका अपने को ध्यान रखना चाहिए जब इको टूरिज्म करो तब। और सतत यात्रा पैकेज मतलब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर यात्रा के लिए घूमने के रहा तो उसको किन किन पैकेज का ध्यान में रखना है उसके बारे में आपको बताना है। पहला पॉइंट है न्यूनतम प्रभाव, पर्यावरण पे आपको है ना, जो पर्यावरण है उसका क्या होना चाहिए, पर्यावरण पे कम से कम नुकसान पहुंचना चाहिए। क्या हो, जब लोग घूमने आए, लोग यहाँ पर पर्यटन के दृष्टिकोण से आए तो लोगों को क्या हो, कम से कम नुकसान पहुंचे, इस प्रकार का आपको चीजों का ध्यान रखना है, कम से कम लोगों को नुकसान पहुंचना चाहिए। अगले वाला पॉइंट है स्थानीय लोग लाभ, आर्थिक लाभ सीधे स्थानीय समुदाय को मिले। मतलब काफी लोग क्या बीच में लोग बिचौली होते हैं ना, वो बीच में पैसे खा जाते हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं नहीं दिखाई पड़नी चाहिए भाई। जो फायदा वो ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, बीच में जो पैसे खाने वाले जो लोग होते हैं उनको आपके सामने हमेशा दूर रखना है। अगले वाला पॉइंट है शिक्षा, पर्यटक कुछ सीख कर वापस जाए। अगर पर्यटक आपके यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, क्या हो, वो कुछ ना कुछ सीख कर वापस जाए, ऐसे वापस नहीं न जाए। इन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समझ में आगा, पर्यटकों को कुछ ना कुछ आप सिखाकर वापस भेजो, इन सब चीजों को आपको जरूर से ध्यान में रखना है। अगले वाला पॉइंट है सतत यात्रा पैकेज का विकास होना, अनुभव की श्रृंखला। पैकेज में केवल घूमना नहीं बल्कि अनुभव शामिल होना चाहिए। मतलब काफी लोग क्या, जो टूरिस्ट कंपनी होती है ना, वो पैकेज देती है कि भाई आपके सामने 20,000 रुपए में आपके सामने मसूरी घुमाकर लेकर आ जाएगा आपको। तो इस प्रकार का जो पैकेज होता है ना, उसमें केवल घूमना ही नहीं रहे, मतलब उनका लक्ष्य आपके सामने केवल घूमना ही नहीं रहे बल्कि पूरा का पूरा लोगों को अनुभव मिले। लोगों को क्या हो भाई, आपके सामने एक प्रकार का एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोगों को एक प्रकार का एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। जब लोग घूमने के लिए जाएं और वापस आए तब उन्हें लगे कि वाकई में पैसे खर्च किए तो आपको अच्छा रहा भाई। समझ में आ गया, लोग कुछ सीख कर भी आए वहां से। जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, स्थानीय लोगों को खेती में हाथ बटाना। मतलब जब लोग वहां पर घूमने के लिए जाएं तो उनको ये चीज सीखने को मिले कि अगर अपन राजस्थान में कहीं पर घूमने के लिए गए, नागौर में सांबर जिले के नाम, तो वहां पर सीखो कि नमक कैसे बनाया जाता है ना, ये चीज सीखो भैया आपके सामने नमक कैसे बनाया जाता है, नमक बनाने वाले लोगों के सामने कैसे प्रकार की शारीरिक चुनौतियां होती हैं, स्थानीय समस्याएं क्या है ना, कंपनियां कैसे नमक बनाती हैं, स्थानीय लोग कैसे नमक बनाते हैं, इस प्रकार की चीजों को आप क्या सीख कर आओगे। तो यही है मेन लक्ष्य, आपको यही रखना चाहिए। जब चीजों को घूमने के लिए जाओ तो आपको उसमें अनुभव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इको फ्रेंडली परिवहन, स्थानीय साइकिलिंग एवं पैदल रास्ते को बढ़ावा देना। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, स्थानीय रास्तों को बढ़ावा देना है। किसको ज्यादा ध्यान देना है, स्थानीय जो रास्ते होते हैं और साइकिलिंग, साइकिल के माध्यम से आपको क्या करना है, पैदल रास्तों पर घूमना है। क्या करना है, स्थानीय साइकिलिंग करनी है और पैदल रास्तों के माध्यम से आपको बढ़ावा देना है।
तो इको फ्रेंडली परिवहन को अपनाना है। कैसा परिवहन अपनाना है? इको फ्रेंडली जो परिवहन होता है इसको अपनाने पर आपको ज्यादा से ज्यादा जोर देना है। इको फ्रेंडली परिवहन को आपको अपनाना है। अगले वाला पॉइंट है जीरो वेस्ट पॉलिसी। पैकेज में दोबारा इस्तेमाल करने की जाने वाली बोतलें व जैविक भोजन का प्रावधान होना चाहिए। मतलब आप इस तरीके से आपके सामने करो कि जितना वेस्टेज निकल कर आए उसको क्या बार बार उपयोग कर सके, वहां पर वो कचरा नहीं फैलना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जीरो वेस्ट पॉलिसी पर आपको काम करना है कि वहां पर कोई प्लास्टिक की बर्त है और जो खाना खा रहे हो वो भी जैविक होना चाहिए। वहां की स्थानीय प्रजातियों द्वारा आपके सामने लोगों के द्वारा वहां पर उगाया हुआ भोजन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कृत्रिम भोजन आप उसका उपयोग कर रहे हो। तो जीरो वेस्ट पॉलिसी का आपको ध्यान में रखना है। अगला मार्केट ट्रेंड की भविष्यवाणी करना। आज के दौर में वेलनेस टूरिज्म योग साधना का चलन बहुत बड़ा है। मतलब आज के समय किसका? वेलनेस टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान है। वेलनेस टूरिज्म क्या होता है भाई आपके सामने? वेलनेस टूरिज्म क्या होता है? लोग योग और ध्यान के माध्यम से आपके सामने क्या करते हैं भाई, अपने आप को ऐसी योग और साधना करने के लिए लोग इस प्रकार के गांव में चले जाते हैं। तो वेलनेस टूरिज्म का भी आज के समय बहुत ज्यादा बढ़ावा हुआ है, जिससे इको टूरिज्म पैकेजिंग के साथ जोड़कर बेहतर परिणाम कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? इको टूरिज्म जो पैकेज आप गांव में घुमाने के साथ साथ लोगों को ये भी दो कि अपना मैं आपसे 2,000 रुपए लूंगा, वहां पर आपको योगा और ध्यान भी करवाया जाएगा। एक इंस्ट्रक्टर है वो आपको करवाएगा। तो एक आपको वहां पर भाई एक व्यक्ति को एक्स्ट्रा मजदूरी मिल गई, है ना। तो इन सब चीजों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगले वाला पॉइंट है इको टूरिज्म उद्यमिता को बढ़ाने के लिए बाजार प्रवृत्तियों को समझने में सोशल मीडिया अभियानों की भूमिका के बारे में बताइए। मतलब इको टूरिज्म जो बिजनेस होता है उसको समझने के लिए जो बाजार के ट्रेंड होते हैं, बाजार की जो प्रवृत्तियां होती है उसके बारे में बताना है। और सोशल मीडिया पर हम किस प्रकार से अभियान चला सकते हैं, सोशल मीडिया पर हम किस प्रकार से ट्रेंड चला सकते हैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अच्छे से करना आपको। आज के समय में सोशल मीडिया एक डिजिटल कैटलॉग के रूप में काम करता है। मतलब आज के समय जो आपके सामने भाई सोशल मीडिया ना, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्या है? सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है भाई। ये डिजिटली लोगों को जोड़ने का काम करता है। क्या काम होता है? दृश्य कहानी, विजुअल स्टोरी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए हम किसी दूरस्थ स्थान की फोटो व वीडियोस करोड़ों लोगों के द्वारा पहुंचा सकते हैं। भाई काफी बार आपने देखा नहीं, अभी थोड़ी सी पहले इंस्टाग्राम पे आजकल वो पेंगुइन वाली स्टोरी चल रही है। तो यही होता है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए अपन क्या कर सकते हैं, बहुत दूर गांव के आपके सामने कोई फोटो है, कोई वीडियो है, वो लाखों लोगों तक अपन पहुंचाई जा सकती है, जो पहले विज्ञापन के जरिए संभव नहीं थी। विज्ञापन पे बहुत सारे पैसे भी लगते थे, लेकिन आजकल अपन क्या कर सकते हैं भाई, सिंपली एक फोटो खींची और आपके सामने लाखों लोगों तक वो फोटो है वो पहुंच गई। लक्षित अभियान, फेसबुक विज्ञापनों के जरिए हम टारगेट लोगों तक पहुंच सकते हैं। मतलब फेसबुक के विज्ञापनों के जरिए क्या कर सकते हैं भाई, जो लोग इस प्रकार के गांव में घूमना चाहते हैं, इस प्रकार के लोगों को टारगेट करके अपन ऐड दिखा सकते हैं। जिससे क्या होता है भाई, आपके सामने जो लोग वहां पर इंटरेस्टेड होते हैं वही लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। जो प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की रुचि बनता है, जिससे क्या होता है, लोग आपके सामने प्रकृति और पर्यावरण में संरक्षण में क्या करते हैं, आपके सामने भाग लेने के लिए रुचि रखते हैं भाई। बाजार प्रवृत्तियां, सोशल मीडिया के कमेंट और शेयर से उद्यमियों को यह समझाया जा सकता है कि लोगों को क्या पसंद है। मतलब सोशल मीडिया के कमेंट और शेयर से क्या हो सकता है, आपके सामने उद्यमियों को यह समझ में आता है कि उन्हें क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं पसंद आ रहा है। अगर जो चीज लोगों को पसंद आ रही है ना, उसी प्रकार की आप चीजें कर सकते हो, उसी प्रकार के बदलाव करके आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस मॉडल को और बढ़िया कर सकते हो। अगले वाला पॉइंट है महिला सशक्तिकरण और रोजगार। स्थानीय कहानियों व हस्तशिल्पों को ऑनलाइन बेचकर आप महिला उद्यमियों को वैश्विक बाजार से जोड़ सकते हो। मतलब आपके गांव में जो जो चीजें आपके सामने फेमस हैं, उन सब चीजों को पूरी दुनिया के साथ जोड़कर आप क्या कर सकते हो, पूरी दुनिया को वो कहानियां बना सकते हो। जिससे भाई अगर थरगरा माले कोई भी व्यक्ति के अंदर की विशेष कला, मूर्ति कला की, तो वह अगर थे पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना शुरू कर दियो, तो लोग क्या सोशल मीडिया के थ्रू वह चीज खरीद सके। सोशल मीडिया अभियान एक कम लागत वाला मार्केटिंग टूल होता है। सोशल मीडिया बिजनेस होता है एक कम मार्केटिंग वाला मार्केटिंग टूल होता है, जो उद्यमियों को बड़े ब्रांड के साथ क्या करता है, प्रतिस्पर्धा करने में मदद करता है। तो ये था बच्चों आपका जो पेपर होने वाला है, इको टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप, उससे संबंधित मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।